हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और आज हम आपको ले चलते हैं पर्वत प्रदेश की ओर, पहाड़ों की ओर, जहाँ प्रकृति हमेशा हरियाली से परिपूर्ण रहती है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्वत प्रदेश में पावस, और इस कविता के मुख्य जो कवि हैं ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत बाल कवि कहलाते हैं। कहते हैं जब बहुत छोटे से थे तभी इन्होंने कविताओं की रचना की थी और प्रकृति का इतना सुंदर इनको आनंद प्राप्त होता है कि इन्होंने हर कविता में सुंदरता का ही वर्णन किया है, प्रकृति का वर्णन किया है। कहीं कहीं पर कोमल भाव है तो कहीं पर बड़ा ही तेज भाव भी है, वीरता का भाव भी है। तो आज हम यहाँ पर सामान्य भाव प्रकृति के ओर आपको ले चलते हैं, सामान्य भावों की ओर कि प्रकृति क्या है। पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत इसके कवि हैं। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था और इन्होंने पर्वत के बारे में, प्रदेशों के बारे में, वहाँ की प्रकृति के बारे में बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया है। इनको बाल कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है बच्चों? बाल कवि के रूप में। ठीक है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा है बार बार, निज जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बहुत सुंदर कविता। पर्वत वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश का पल बदलता रहता है, करधनी के समान। ये हजारों फूल आंखों के नीचे, तालाब के नीचे, इस अनेक उदाहरण, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। ये पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु का समय था, वर्षा ऋतु का समय था। पर्वत पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति में बार बार परिवर्तन हो रहा था। कभी जोर से बादल गरज रहे हैं, कभी मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कभी झुनझुन करके बारिश हो रही है, तभी धूप आ गई है। ठीक है। कभी लोग कहते भी हैं कि ईश्वर की माया, कहीं धूप और कहीं छाया। एक समय में कई बार एक तरफ धूप लगी होती है, दूसरी तरफ बास क्या हो जाती है? वर्षा होती है। तो पावस ऋतु थी, पावस वर्षा ऋतु का समय था। पर्वत प्रदेश में बार बार प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने से जो मेखलाकार मतलब मेखला के समान, करधनी के समान जो पर्वत है वह अपने ही नीचे पानी से चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। और वो जो पर्वत श्रृंखला है, जो बड़ी बड़ी पर्वत हैं, वैसे लग रहा है जैसे वे अपनी ही शक्लों को नीचे ताल में देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर, जिस पर्वत के चरणों में बड़ा सा तालाब बन गया है, पानी रुका हुआ है, उसके स्वच्छ जल में वे अपने आप को निहार रहे हैं। ये देखिए, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश का रूप हर पल बदल रहा है। करधनी के आकार का विशाल पर्वत अपने हजारों फूल रूपी आंखों से सहस्र दीर्घ सुमन, सहस्र दीर्घ का यहाँ पर दिया है, अपने हजार फूल रूपी आंखों से। पर्वत में क्या होते हैं बच्चों? हरियाली भी होती है, फूल भी होती है, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, शाल के पेड़ भी होते हैं। तो जब वो ऊंचा पर्वत है और नीचे घाटियों में पानी भरा होता है, तो जैसे एक दर्पण होता है और दर्पण झूठ नहीं बोलता, दर्पण में सब आकार दिखाई देता है। तो उसी प्रकार प्रकृति ने यही भी स्पष्ट किया है कि जो पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर जितने भी फूल हैं वे ऐसा लग रहा है कि पर्वत हजारों नेत्रों के रूप में नीचे झांक रहा है, अपने विशाल रूप को देख रहा है। अरे मेरा रूप इतना विशाल है। तो फूल किसको कहा, दीर्घ किसको कहा है बच्चों? पर्वत के ऊपर जितने भी फूल खिले, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के फूल खिले हैं, उनको पर्वतों की आंखें बताई गई हैं। हजारों, सहस्र मन हजारों, दीर्घ मन आंखें, सुमन आंखें रूपी, सुमन रूपी आंखें, फूल रूपी आंखें, रूपक अलंकार है। अवलोक रहा है बार बार निज जल में, वो बार बार अपने चेहरे को नीचे देख रहा है। कौन देख रहा है बच्चों? पर्वत देख रहा है। कैसे देख रहा है? अपने सुमन रूपी आँखों से, सुमन रूपी आँखों को खोल खोल करके हजारों नेत्रों के साथ नीचे देख रहा है। अपने स्वरूप को देख करके वह भयभीत भी हो रहा है, देख रहा है।
और वो तालाब कहाँ है? जो पर्वत श्रृंखला के नीचे बना हुआ है। जल में अपने विशाल आकार को निहारा पर्वत के चरणों में स्थित यह तालाब विशाल आईने की तरह लगा। दर्पण माने आईना, तो आईने के समान। यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? आपने पढ़ा था, यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर देखेंगे दृश्यमान में क्या है आपको, ये रूपक अलंकार बना दिया गया है। मानवीकरण अलंकार है, प्रवृत्ति जो यहाँ पर पर्वत दिया है उसका मानवीकरण किया गया है। उसके आँखें जो है, आँखें क्या है? पर्वत के फूल, जो खिलने वाले फूल है उनको क्या बना दिया है? आंखें बना दिया है। मानवीकरण भी है, रूपक अलंकार भी है, भाषा की सरलता है, सरसता है, कोमलता है। उपमा अलंकार है, दर्पण सामने, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि का गौरव, गिरि माने पर्वत का, पहाड़ों से बहते हुए झाग भरे झरने मोतियों की लड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ों का बेस बन जाता है। जब पानी ऊपर से आता है तो एक धारा नहीं होती है, एक धारा नहीं होती पानी की, एक झरना नहीं फूटता है। झरने जो पत्थर, जितना बड़ा पत्थर होता है, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कभी जानना है कि कैसे लड़ियाँ होती हैं, तो आप चित्रकूट के झरनों की तरफ देखिए। आप यहाँ जाकर के देहरादून में गुच्चू पानी की तरफ जाकर देखिए कि किस तरह के जो ये झरने होते हैं, कितनी लड़ियों के हजारों झरने फूटते हैं एक पत्थर से, हजारों, और वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मोती की लड़ियाँ झड़ रही हैं। किसका बेस पा करके? पर्वत का बेस पा करके। ठीक है। गिरि का हमारे पर्वत प्रदेश का गौरव, मतलब उनकी को प्राप्त करके गौरव को, मतलब कि हाँ मैं पर्वत के ऊपर हूँ। झरझर, क्योंकि पर्वतों के ऊपर पानी आता है। पानी में, पर्वत में जितने भी छोटी छोटी लहरें टाइप बनी होती खुद जाती हैं, छोटी छोटी दीवारें से अलग होती हैं। कहीं पर कटा होता है पट्टा, जहाँ से पत्थर, प्लेन पत्थर थोड़ी होगा वो, पत्थर में तो कई हिस्से बने होंगे। तो जितनी गहराई आती जाती है उनमें झरने फूटने लगते हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की, कि जो झरने का झरना है वो जब पत्थरों के संगति को प्राप्त करता है, पहाड़ के को प्राप्त करता है, तो झाग भरे हुए मोतियों की लड़ियों के समान उन वे झरझर की आवाज़ करते हुए बहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पर्वत उनका गुणगान गा रहा है। पर्वतों का वे जल लड़ियाँ, ऐसा लगता है झरते हैं झाग। जब वे झाग भरी लड़ियाँ जब गिरने लगती है तो ऐसा लगता है कि वे झरने पर्वतों का गुणगान गा रही हैं। क्लियर समझ लीजिए कि जब पानी वर्षा के रूप, वर्षा ऋतु होती है तो पानी पर्वत के ऊपर पानी आ जाता है। पानी से उसकी लहर जो है, अलग अलग धाराएं, जगह जगह से कई धाराओं के रूप में पानी आने लगता है। जब पानी वो बहने लगता है तो उसका जो है बेस कौन है? पर्वत है। तो उनको बड़ा खुशी होती है कि हम पर्वतों के ऊपर हैं। तो ऐसे उनकी जो लड़ियाँ हैं मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होती हैं। और उससे ऐसा, जब वो पानी की लड़ें जब नीचे झरने में नीचे गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि वे झुनझुन की धार की, झरझर की धारा के साथ में पर्वतों का गुणगान करती जा रही हैं। तो ये झाग भरे जल, झ वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, लड़ियों सी में आपका उपमा अलंकार, नस उत्तेजिका, झरझर में आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की छटा चारों ओर देखने को मिलती है। भाषा की सरलता है, कोमलता है। पुनरुक्ति प्रकाश का वर्णन किया, ये पुनरुक्ति प्रकाश है, यहाँ पर अलंकार दिया गया है। और झरझर शब्द का प्रयोग ध्वनि का सजीव वर्णन किया कि झरझर कर बह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तर उत्तर कर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि आगे कहते हैं कि जब मौसम में बदलाव आता है, यही मौसम में होता है, बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है, अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। तो पर्वत के हृदय से उगे ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लगे जैसे मन में बहुत सी ऊंची आकांक्षाएं हो, बिना पलक झपकाए एकदम स्थिर होकर आकाश के दो धेरे हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। अब यहाँ पर कि गिरि के उर से उठ कर, पर्वत, जो पर्वत है उनके ऊपर बड़े बड़े शाल के वृक्ष भी हैं। क्या है वहाँ पर? शाल के वृक्ष भी हैं। शाल जानते हो, बड़े बड़े लंबे पहाड़ी पर्वतों के ऊपर होते हैं बच्चों। ऊंचा, ऐसा लगता हुआ ऊंचे ऊंचे हैं, पर पहाड़ जो पेड़ है वो नीचे नहीं देखते रहते हैं, वो कहाँ देखते हैं? आकाश की ओर देख रहे हैं। अनेक प्रकार की आकांक्षाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही हैं। गिरिवर के उर से उठ कर, पर्वत के हृदय से उठ करके उक्त आकांक्षाओं से तरवर जो पेड़ हैं वो अनेक प्रकार की आकांक्षाओं को लेकर के वे
आकाश मंडल की ओर झांक रहे हैं, कैसे अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वे जो पर्वत हैं, पर्वतों के ऊपर जो पेड़ हैं, वो निर्निमेष दृष्टि से, एक टक दृष्टि से आकाश की ओर निहार रहे हैं। कुछ एक टक देख, अनिमेष बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, अटल हैं, शांत भाव से खड़े हैं और कुछ चिंता पर हैं। बच्चों, आप बता सकते हो कि चिंता का कारण क्या होगा? क्या बता सकते हो कि चिंता का क्या कारण होगा? पेड़ों का, पेड़ों को भय है कि कहीं ज़्यादा बारिश होकर के हम गिर ही ना जाएं, ठीक है, तो भय भी है उनको। जब मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो पेड़ भयभीत भी हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप, पर्वत के हृदय से उगे ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके मन में बहुत सी ऊंची आकांक्षाएं हों। वे ये पेड़ बिना पलक झपकाए एक स्थिर होकर, शांत होकर के आकाश की ओर देख रहे हैं। वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और किसी गहरी चिंता में भी डूबे हुए हैं। मानवीय अलंकार, पूरा पाठ मैंने आपको बताया कि पूरे में ही जो आपका अलंकार है, मानवीय भावनाओं को उभारा गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उठ करके, जब पुनरुक्ति प्रकाश वहाँ पर होता है बच्चों, जब पर एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है। बिंब होता है, सुंदर बिंब है, शांत रस है, प्रकृति का स्थिरता का वर्णन है, सुंदर सुखद दृश्य का वर्णन किया गया है। कविता का भाव अत्यंत सरलता से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। वर्षा ऋतु का जीवंत वर्णन किया गया है, जो बड़ा सुंदर प्रतीत हो। नहीं आपको लगती है बच्चों, तो मैंने आपको इसके साथ में ही आंसर भी दे रखे हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हो। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं, जल गया ताल, यों जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बारिश और धुंध का, जब बहुत तेज आधी बारिश होती है, तो बारिश और धुंध का प्रकोप इतना अधिक हो गया है कि साल के पेड़ इस धरती में ऐसे प्रतीत होते हैं। इसकी जब बहुत अधिक बारिश होती है बच्चों, तो कैसे लगने लगता है? कोहरा जैसे लगता है। कैसे लगता है बच्चों? कोहरा जैसे। स्पष्ट बहुत तेज बारिश में देखते हैं आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि तेज धाराएं जो तेज चलती हैं। तो बारिश और धुंध का प्रकोप इतना अधिक है कि साल के वृक्ष डर कर धरती में धसे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया है। तालाब के पानी से कोहरा ऐसे उठ रहा है, जो तालाब बुजुर्ग के चरणों में जो तालाब है, उसका जल इतना अधिक बढ़ गया है, इतना अधिक हो गया है, जैसे उसमें ऐसा लगता है आग लग गई है। पानी में आग लगना मुहावरे का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर आग इसलिए कहा गया है क्योंकि जब मूसलाधार बारिश होने के कारण जो तालाब है उसमें धुआं सा उठ रहा है, तेज बारिश के कारण धुआं उठ रहा है। प्रकृति का यह भयानक रूप यहाँ पर दिया गया। मैंने कहा था कि प्रकृति का भयानक रूप भी आता है, तो ऐसा लगता है कि लेखक ने यहाँ पर आगे स्पष्ट कर दिया है कि जब तेज बारिश हो रही है, तो तेज बारिश के कारण प्रकृति का वह रूप बड़ा भयानक सा प्रतीत हो रहा है। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इंद्र देवता बादल रूपी विमान में बैठकर अपने जादू का खेल दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है जादू का खेल? इंद्र देवता दिखा रहे हैं, ठीक है। धस गए धरा में सबे साल, भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई, साल के वृक्ष ऐसा लगा जैसे पानी में धस गए हैं। उठ रहा धुआं, चारों ओर धुआं ही धुआं उठने लग गया है। जल गया ताल, ऐसा प्रतीत होगा कि ताल जल गया है, लेकिन ताल जला नहीं है। मूसलाधार पर इतनी तेज वर्षा हो रही है कि वर्षा के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धुआं ही धुआं आ रहा है। उठ रहा धुआं, जल गया ताल, ऐसा लग रहा है कि जो है धुआं उठ रहा है और ताल जल गया है, अर्थात बहुत अधिक तीव्र वर्षा हो रही है। उस तीव्र वर्षा के कारण तालाब से कुछ दिखाई नहीं, वहाँ से धुआं जैसे उठ रहा है। यूँ जलद यान में बिचर बिचर, इस प्रकार से जल रूपी जलद माने होता है आपका बादलों के यान में बैठ करके इंद्र देवता अपना इंद्रजाल बिचर करके, ऐसा लगता है कि बादलों के यान में बैठ करके इंद्र देवता एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में अपने इंद्रजाल को फैलाते चले जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत उसको हो रहा है। नेक्स्ट, पर्वतों का विशाल दर्पण तालाब के बीच में तुलना किससे की गई और क्यों? यहाँ पर जो है आपका पर्वतीय चट्टानों के बीच में खाइयों में भरा जल तालाब के रूप ले लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे गहराई में तालाब बन जाते हैं। ये स्वच्छ तुलना इसके विशाल शीशे के समान की गई है। दर्पण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जल अत्यंत करदनी के आकार में है और सुंदर जल है।
महाकार में निहारता हुआ प्रतीत होता है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करना है आपको। इसके बाद है एमसीक्यू में, सहस्त्र दीर्घ किसे कहा गया है? पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल, हजार नेत्रों के लिए, हजारों पर्वतों की चोटियों के लिए, पर्वतों पर उगी घास के लिए। सहस्त्र दीर्घ किसे कहा गया है? पर्वतों पर खिले हुए फूलों के लिए कहा गया है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपके सुमित्रानंदन पंत आपके इसके मुख्य कवि हैं। नेक्स्ट में है, मोती की झरती धाराएं लगातार पर्वत श्रृंखलाओं से झरते झरते किसका गौरव का गाना गा रही है? यहाँ पर है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, पर्वतों के सीने पर बहने वाली प्राकृतिक झरने की महानता और गौरव का गुणगान कर रहे हैं। तीव्र वर्षा के कारण झरने अनेक धाराओं में बटकर तीव्र ध्वनि कर रहे हैं। इन झरनों में पवित्र श्वेत और झाग भरी धाराएं बिल्कुल मोती की लड़ियों के समान प्रतीत हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि वो जब धाराएं फूटती हैं तो बिल्कुल कैसे लगती हैं? मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है। अब मोती कि किसके लिए प्रयोग किया गया? मोती शब्द जो है, मोती किसके लिए प्रयोग किया गया? पर्वतों के नीचे से बहने वाली सुंदर झरने के लिए, पर्वतों से गिरने वाले पत्थरों के लिए, सफ़ेद फूलों से लिए, मोटी धाराओं के लिए। ये आंसर आपका टिक किया हुआ है। अब है इसके बाद है, गिरी का गौरव किसके लिए कहा गया है? पर्वतीय क्षेत्र में लगातार बहने वाले झरने को, पर्वत की ऊंची चोटियों को, बर्फ गिरने के सौंदर्य को, घास को। तो ये आपका आंसर इसमें दिया गया है। इनका आंसर ये नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। नेक्स्ट में आएगा आपका, नेक्स्ट, आकांक्षाओं और कोहरे का आतंक। शाल और वृक्ष कैसे प्रतीत हो रहे हैं और वो भयभीत होकर पृथ्वी में क्यों धंस गए? शुरुआत में पर्वतों पर उगी घास, साल, वृक्षों की विशाल पंक्तियां ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अपनी ऊंची आकांक्षाओं को आकाश में निहार रही और किसी गहरी चिंता में डूबी हुई हूँ। पढ़ाया था मैंने, अभी समझाया था बच्चों, आपको समझ गया, आ गया था आपको समझ में? और अच्छे से देख लीजिए। परंतु अचानक मूसलाधार जब वर्षा होती है तो कोहरे के कारण वातावरण क्या हो गया? पूर्णतः से अस्पष्ट वातावरण हो जाता है। वृक्षों का आकार दिखना बंद हो जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो शाल के वृक्ष अत्यंत जल भराव के कारण भयभीत होकर धरती में धंस गए हो। ज़्यादा वर्षा के कारण क्या है? शाल के वृक्ष क्या है? नदी में, उसमें तालाब में धंस गए हैं। अब है, जलयान में कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये नहीं है, ये आपका सही उत्तर है। ये नहीं है, ये नहीं है। मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है, कवि इसे पर्वत के लिए प्रयोग करता है। मुकुट के लिए कहा गया? नहीं। करधनी के आकार के लिए कहा गया है। अब इसमें जो है सुमित्रानंद के प्राकृतिक भाव है, तालाब का जल, काव्य रूपक में विशाल दर्पण, दृश्य का प्रवाह स्वच्छ और पारदर्शी। निहित इसमें जो अर्थ छिपा हुआ है वो निहित अर्थ है, प्रकृति के स्वयं को निहार रही है। इसके पहाड़ के फूल, सहस्त्र दीर्घ, ये जो आपके ये पूरे जो है रूपक है, मानवीकरण है, जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके साथ में ही आपको बच्चों, आपने देखा होगा इसमें साल के वृक्ष, जरा सा देख ले, चिंतित मनुष्य है, सीधे खड़े और उच्च आकांक्षाएं, इंद्र का जादुई खेल क्या है? घने घने उड़ते हुए बादल और आड़ी तिरछी जल की धाराएं, ये आपके हैं बच्चों। इसके साथ में ये पाठ आपका समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पढ़िए और आनंद करिए। शुभाशीष बच्चों।